मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कैसे है। आज कुछ विशेष इंसान से इंटरव्यू करने जा रही हूँ। वो है आजू होटल, जापानीज होटल के ओनर जी प्रकाश जी से। ये आजू होटल जो है, जब मैं दिल्ली गुड़गांव आती हूँ तब हमेशा यहाँ पे रहती हूँ और बहुत बढ़िया होटल है। यहाँ पे बहुत काफी जापानीज लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जापानीज सर्विसेज मिलता है, जापानीज नाश्ता, जापानीज टीवी भी। ओनर के प्रकाश जी है, बहुत बड़े इंसान है, अच्छे इंसान है और उनकी जिंदगी बहुत दिलचस्प है। मैंने थोड़ी सी सुनकर बहुत दिलचस्प लगा कि पहले तो कैब ड्राइवर थे और अभी तो बड़े बड़े होटल्स के ओनर जी हैं। तो कैसे हुआ ऐसे? तो उनकी जिंदगी के बारे में और जानना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जापानीज के साथ बिजनेस करने में कुछ दिक्कतें तो होगी, तो ऐसी बातें कुछ कुछ सवाल पूछ के मैं भी सीखना चाहती हूँ। तो शुरू करें। नमस्ते। नमस्ते। राम राम। राम राम, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप थोड़ा सा ऑडियंस को अपना परिचय दे दीजिए ना। मेरा नाम प्रकाश यादव है। मैं अज्जू ग्रुप ऑफ जापानीज होटल्स का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। हमारा अज्जू ग्रुप ऑफ होटल्स के नाम से टोटल ऑल ओवर इंडिया में 9 ब्रांचेज हैं। गुड़गांवा, नीमराना, मानेसर और गुजरात। मेनली हमारे जो क्लाइंट हैं वो जापानीज हैं, 100% जापानीज हैं। जापानीज में आप लोग बोलते हैं निहोंजिन दाके। निहोंजिन दाके। यस, सो वी हैव निहोंजिन दाके टाइप होटल। और हमारा होटल नेम इज होटल, बट जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं। कोई टूरिस्ट क्लाइंट हमारे पास नहीं है। बेसिकली जो जापानीज कंपनियां इंडिया के अंदर हैं उनमें जितने भी जापानीज एम्प्लॉई हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं 3 साल से 5 साल के लिए। उनका 3 साल से 5 साल का वीजा रहता है। तो उसी ड्यूरेशन में वो हमारे पास रुकते हैं। अभी लास्ट ईयर एक हमारा गेस्ट 10 साल अज्जू में रह के गया है। हाँ, तो यहाँ पे ना सबसे बढ़िया ये होता है कि नाश्ते में सब जापानीज खाना मिलता है, कि पूरा जापानीज ट्रेडिशनल स्टाइल। यहाँ पे लंबे समय तक रहना बहुत आसान हो जाता है। और आप ये बताइए, जापानीज लोगों के लिए बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है? बिजनेस में जब कोई स्टार्ट करता है तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो फंडिंग की आती है, पेमेंट्स की आती है। तो जापानीज के साथ बिजनेस करना इसलिए आसान है कि जापानीज कंपनीज में ना कभी आपको पेमेंट्स के लिए कॉल नहीं करना पड़ता, कोई फॉलो अप नहीं करना पड़ता। हाँ, सही बात। हाँ, ये रियली में बिजनेस के लिए। और देखो, एज ए बिजनेसमैन उसको क्या चाहिए? फंड। उसको टाइम ले, उसकी पेमेंट चाहिए। तो हमें टाइम से पेमेंट आ जाए, हम अपने स्टाफ को टाइमली पे कर दें, अपने जितने वेंडर्स हैं हमारे जहाँ से ग्रोसरी आती है, पानी आता है और जितने भी सामान आता है उसको हम टाइमली पे कर दें, तो और बिजनेस में इससे बढ़िया और क्या चाहिए। पहले मुझे जापान के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने सब जापानियों से, मेरे गेस्टों से, मेरे जापानी दोस्तों से मैंने सीखा है। और जापानी के साथ बिजनेस करना, एक बार अगर आपका ट्रस्ट बन जाए तो बहुत आसान है, लेकिन आपको अपना ट्रस्ट क्रिएट करने तक का जो आपका एक जो सीढ़ी है, जो स्टेप्स हैं, वो बहुत मुश्किल है। तो आपने इसी ट्रस्ट को सबसे पहले कैसे बनाया? सर्विस से। सर्विस मतलब? जापानीज को हम अभी भी क्या करते हैं, देखो सब बताते हैं कि किसी के अंदर घुसने के लिए पेट का रास्ता होता है। अच्छा। मतलब तो पेट खाना। खाना। तो हम मोस्टली जो ग्रोसरी आइटम है जापान से इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास जापानीज शेफ है जो जापान जैसा खाना बना के इनको खिलाता है। तो सबसे पहला तो एक ट्रस्ट वहां से क्रिएट होता है कि आपको घर जैसा खाना अगर कहीं बाहर मिल जाए तो आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे, हाँ यार कुछ ठीक है मेरे लिए। दूसरा, मेरा स्टाफ, मैं खुद, मैं कोशिश करता हूँ कि जापान से हम सीख रहे हैं कि जापान बहुत पंक्चुअल है, समय का बड़ा पाबंद है और समय की पाबंदी के अनुसार ये लोग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या और अपना इनका जो काम करने की जो कार्यशैली है उसमें भी ये इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इनकी तो हैबिट ही है और ये हमने उनसे सीखा है। हम लोग भी उसमें करते हैं। तो धीरे 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 मेरे गेस्टों का, मेरे क्लाइंटों का
मेरे ऊपर भी ट्रस्ट आया कि ठीक है यार, ये जो है इसको जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है ये नया सीखने की कोशिश करता है। उसी पॉइंट पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रकाश जी मुझसे भी बहुत बार बार पूछते हैं कि ये खाना सही है या ये कैसा है, तो मेरा विचार मांगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद, सीईओ होने के बाद थोड़ा सा बैठ के ऐसे आराम से एक बिजनेस चलाता है, नहीं। वो बहुत हम्बली लोगों से पूछते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसलिए आप आज तक बहुत कामयाब, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा, इसलिए मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। थैंक यू। लेकिन आपने भी कुछ तो बिजनेस में गलती की होगी, क्योंकि जापान और इंडिया बहुत अलग देश है और अलग देश के विदेशी लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो शायद आपने भी कोई गलती की होगी कि आपको लगा कि ये जापानीज लोग पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। ऐसे तो मेरी लाइफ ही गलतियां कर करके सीखा है। अच्छा। हाँ, हमने गलतियों से ही हम सीखते हैं हम्म, और वो गलतियां हमारे लिए लेसन बन जाती हैं। हम्म। उन्हीं से हम अपने आप में, अपने होटल्स में, अपनी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करते हैं। हम्म, लेकिन बहुत पुरानी बात है 2008 की। हम्म, उस टाइम पे कोई होटल ऐसा नहीं था जो जापानीज हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करता हो। उस टाइम एक दो होटल्स स्टार्टिंग फेज में थे, स्टार्ट किया था किसी ने, तभी मैंने भी स्टार्ट करा था। उस टाइम पे मेरे जो शेफ थे वो साउथ कोरियन थे। तो मैं ये सोचता था कि साउथ कोरियन, जापान, सबका खाना एक जैसा होगा, सबकी हैबिट्स एक जैसी होगी, कल्चर एक जैसा होगा। वो मेरी गलती थी। इंडियन लोग जिसको ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं है, इंटरनेशनली जिसको एक्सपोजर नहीं है, वो लोग, मेरे जैसे लोग जो छोटे से गांव से निकल के आए हों, उन लोगों के लिए जिसकी छोटी आंख, जिसकी चपटी नाक, हम सब लोग सोचते हैं नेपाल से। हमें नहीं पता है कि ये चाइना से है, ये जापान से है, साउथ कोरिया से है, नेपाल से है। और ये फेस तो लगभग सबका सेम है। हमारा इंडिया का भी जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ भी फेस सेम, ऐसी सिमिलर फेस है। तो हम लोग, मैं ऐसे सोचता था कि शायद खाना भी सेम होगा, फेस सेम है। तो तब मुझे पता चला कि कोरियन खाना और जापानीज खाना बहुत अलग है। वो मेरी गलती थी, मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट करा। उसके बाद मैंने जापानीज शेफ्स हायर करे, जापानी खाना अपने गेस्टों को खिलाया। और उस गलती के बाद आगे भी मैं गलती करता रहा और सीखता रहा। लेकिन वो गलती ऐसी थी कि जैसे ही मैंने जापानीज खाना चेंज करा अपने होटल में, उसके बाद हर साल में, 2 साल में, 3 साल में एक नई ब्रांच खोलता हूँ। अच्छा। हाँ, कोरिया और जापान बहुत काफी मिलती जुलती चीजें भी हैं और खाना, जैसे कि जापान में भी काफी कोरियन फूड रेस्टोरेंट्स है और कोरिया में काफी जापानीज रेस्टोरेंट्स भी है। तो हम एक दूसरे के खाने का स्वाद जानते तो है, लेकिन अच्छे से बनाना अलग बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोरियन खाना थोड़ा स्पाइसी है और थोड़ा ज़्यादा सेसमी ऑयल और चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद तेज हो जाता है। जापानी खाना उससे थोड़ा सा कम तेजी स्वाद है, दोनों अच्छा है। जापानीज खाना खाने पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि जापानीज खाना कैसे है। इंडियन खाना, आपको तो बहुत एक्सपोजर है, आप काफ़ी इंडियन खाना खाते हैं, बनाते भी हैं। और जापानीज खाना और इंडियन खाने में जो मैं एक फ़र्क समझता हूँ, जैसे इंडिया में हम आलू की सब्जी बनाते हैं, तो आलू में हम क्या करते हैं, उसमें मिर्च, अदरक, लहसुन और ऊपर से इतनी चीज़ डाल देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आलू की सब्जी है। हाँ, नहीं बोल सकती है। जापानीज जो खाना है, अगर मान लो वो आलू की है, तो उसमें आपको रियल आलू का टेस्ट आएगा, एडिशनल उसको माइल्ड या उसको तेज नहीं बनाते। तो ये दोनों का एक खाने का छोटा सा अंतर है। दोनों अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है, लेकिन दोनों खाने से ज्यादा मजा आता है कि एक नहीं, दो, मतलब दिन के अनुसार ऐसा मन करता है कि जापानीज खाना खाने का। तो अच्छा है, आपने बताया था कि आप छोटी गांव से हैं और आज तो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होटल्स चला रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जन्म कैसा था और कैसे यहाँ तक सक्सेस कामयाब हो गए। हाँ, मेरा दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान में पड़ता है, नीमराना के पास एक छोटा सा गांव है, श्री कृष्ण नगर। श्री कृष्ण नगर, हाँ, श्री कृष्ण हमारे एक भगवान का भी नाम है, श्री कृष्ण भगवान के नाम पे हमारा गांव है। तो वहाँ पे आज से काफ़ी साल पहले मैं पैदा हुआ। कितने साल पहले?
और मेरे दादा बताते हैं कि वो फाइनेंशियली ठीक थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और मेरे फादर फार्मर थे, और इंडिया में फार्मर्स के पास अगर ज़मीन कम है तो बहुत जो इनकम के सोर्स हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो आपकी इनकम भी बहुत लिमिटेड होती है। तो मेरे फादर का भी वही था कि बहुत लिमिटेड इनकम में उन्होंने अपना घर चला रहे थे, और कुछ भी काम करने के लिए किसी से पैसा उधार लेके ब्याज पे लेके काम किया जाता है, तो धीरे धीरे तो आपका कर्जा भी बढ़ता जाता है। तो जब मैं पैदा हुआ तो कुछ पापा ने इधर उधर से पैसे भी ले रखे होंगे, और ये था। तो हमारा काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन में हम आते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद लोकल गांव के पास ही एक गांव है, वहाँ पे मेरी 8वीं तक की शिक्षा हुई। उसके बाद हमारे गांव में और गांव के पास में सिर्फ 8वीं तक स्कूल था। उसके बाद तहसील हेडक्वार्टर मुंडावर में हमें जाना होता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो 9th में मैंने मुंडावर एडमिशन लिया, और 9th 10th 11th 12th तक मैंने पढ़ाई मुंडावर से करी। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे ही पढ़ाई करी, आपने 12th करा 10th करा, तो सिर्फ 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फौज में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, सरकारी नौकरी ढूंढ लो। अच्छा। बस। अच्छा। तो मैं भी ऐसे ही पुलिस में भर्ती होने के लिए, फौज में, आर्मी में भर्ती होने के लिए ऐसे ही ट्राई करता रहा, बट मैं लकी नहीं था, मेरे को जॉब नहीं मिली। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैं लकी था। हाँ। कि अगर मैं आर्मी में लग जाता, हाँ ठीक है, मैं देश की सेवा करता, लेकिन मेरे परिवार की जो एक स्टैंडर्ड, जो हमने आज सारी चीजें, भौतिक सुख सुविधाएं जो आज हमने प्राप्त की हैं, उतनी हम नहीं कर पाते। और आज मैं जितने लोगों को रोजगार दे रहा हूँ वो मैं नहीं दे पाता। और भी मैं काफ़ी, जैसे इंडिया जापान के डोमेन पे जो काम कर रहा हूँ, वो मैं उस टाइम पे अगर एक उसमें चला जाता तो शायद नहीं कर पाता जो आज मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए आज मैं समझता हूँ कि लकी था, लेकिन उस टाइम बड़ा मायूसी रहती थी कि यार तेरा अब भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ। और ऐसे करके फिर जॉब ढूंढते हुए मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मेरी पहली जॉब टैक्सी ड्राइवर थी। टैक्सी ड्राइवर से धीरे धीरे मैंने करके एक टैक्सी खरीदी, थोड़ा पैसा सेविंग करके एक सेकंड हैंड कार खरीद के। फिर टैक्सी करी, फिर टैक्सी में मैं और छोटा भाई, हम दोनों ने मिलके एक टैक्सी का काम अपना शुरू करा। फिर धीरे धीरे एक टैक्सी, 2 टैक्सी, टैक्सी स्टैंड करा। उसके बाद 2007 में हमने टैक्सी के साथ साथ गेस्ट हाउस का काम स्टार्ट करा। फिर मेरी मुलाकात कुछ साउथ कोरियन, कुछ जापानीज लोगों से हुई। उसके बाद फिर मैंने चूज करा कि हाँ, जापानीज गेस्ट हाउस का रास्ता अच्छा है। उसके बाद से आज तक मतलब हम लोग काफी बढ़ाते रहे, आगे बढ़ते रहे। अच्छा। वाओ। तो आपने ऐसे धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके आज तो होटल्स खोल रखा है, तो उसके लिए पहले से ऐसा विजन था कि एक दिन में ऐसा करूंगी, या ऐसा धीरे करूंगी नहीं करूंगा? sorry, क्योंकि मैं लड़की ना हमेशा करूंगी बोलती हूँ। sorry। हाँ, पहले से ऐसा विजन या एम था कि एक दिन उतना पहुंचूंगा। ये तो फनी है, मतलब समझ सकते हो ना। या धीरे धीरे वो एक एक करके यहाँ तक पहुंच गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से बताना भी चाहता हूँ कि जितने लोग सोचते हैं ना कि मुझे कुछ करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास सपोर्टिंग लोग होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ये सब मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे हमेशा ये था कि कुछ बड़ा करना है। जब पहले बचपन में मैं कभी 5 स्टार होटल के अंदर नहीं गया था। आज मेरे खुद के होटल हैं, लेकिन पहले कोई बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, कोई 5 स्टार होटल के अंदर मुझे घुसते हुए शर्म आती थी कि ये मेरे लेवल का नहीं है। एक उस टाइम पे मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन कुछ करना है लाइफ में, कुछ तो करना है। तो मुझे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, जैसे जैसे मुझे वातावरण मिलता गया, उसके हिसाब से धीरे धीरे मैं आज तो मेरे इतने होटल्स और सब एकदम तो नहीं हुए,
आज हमें 16 साल हो गए। 16 साल में मैं यहाँ पहुंचा, और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ऐसे होटल्स चलेंगे, बड़े बड़े होटल्स, विदेशी रुकेंगे होटलों में, जापानी रुकेंगे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। ये सब धीरे धीरे आया। मैंने तो स्टार्टिंग ड्राइविंग से करी थी, टैक्सी से करी थी, जो एक हमारी सोच, वहां तक हमारी सोच जाती है कि ठीक है हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे तो हम दिल्ली जाके टैक्सी चला लेंगे, गुड़गांव जाके टैक्सी चला लेंगे। जो यहाँ के आसपास के गाँव के बच्चे हैं वो बस इतना ही सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि आप बड़े होटल खोलोगे जिसमें विदेशी भी रुकेंगे, विदेशी भी आपके इतने सीनियर। अब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये सब हमारे पास स्टे करते हैं। तो हमने ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो बड़े अभाव में पैदा हुआ, बड़े अभाव से पढ़ा लिखा, बड़े अभाव में ही मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन धीरे धीरे हमने सफलता मिलती गई, और आज हमने काफी सफलता प्राप्त कर ली है, काफी होटल्स हमारे हैं। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा शिक्षा था, बहुत बढ़िया। और अब ऑडियंस को, स्पेशली जवान लोगों को अंत में बताना चाहते हैं, सोचो कि आपके सामने 10 स्टैंडर्ड के आसपास के बच्चे हैं, ज़्यादा घर पे पैसे नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उन लोगों को कैसा एडवाइस देंगे आप? थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यूथ को, मैं रियली में ये कहना चाहता हूँ, आजकल के बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मैं पैदा हुआ उस टाइम पे मेरे घर में पैसे नहीं थे, ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था, कोई एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा इस तरह से एक बिजनेसमैन बनूंगा और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। लेकिन देखो, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको कुछ, जो मैं यूथ को बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मेहनत के साथ आपकी नीयत, आपकी जो इंटेंशन है बेसिकली, वो प्योर एंड क्लीन होनी चाहिए। आप अच्छी नीयत से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें। ईमानदारी से आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि यार इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। आपकी, अगर आप ईमानदारी से आप अपनी मेहनत करते रहें, आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छी हो, तो ऊपर वाला भगवान आपको बहुत अच्छा फल देगा। दूसरा, यूथ को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि घर पे पड़े रहने से, बेड पे मोबाइल टीवी देखने से कुछ नहीं होगा। आप घर से बाहर चले जाओ, आपको 2000 रुपये महीने की नौकरी मिलती है, आपको 5000 रुपये महीने की नौकरी मिलती है, आपको कुछ भी मिलता है, आप घर से बाहर निकलोगे, आप बहुत चीजें सीखोगे, आपको दुनियादारी का पता चलेगा, जिसको एक्सपोजर बोलते हैं बेसिकली। जब आप घर से बाहर निकलोगे, मोबाइलों से, टीवी से एक्सपोजर नहीं मिलता है, एक्सपोजर मिलता है रियल लाइफ में कूदने से, बाहर जाके देखने से। तो आप घर से बाहर निकलो, कुछ करो, उसी में से आपका कोई आगे बढ़ने का कोई एक रास्ता मिलेगा, वो रास्ता आप चुन लेना, और जिंदगी में आप सफल बनोगे और बहुत आगे जाओगे। आप मत भागो सरकारी नौकरियों के पीछे, बहुत कंपटीशन हो गया है। आज हमारा देश, आज हमारा भारत नंबर 1 पूरे दुनिया का कस्टमर बेस, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे भारत में है। तो आप लोग बाहर निकलो, कुछ करो, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अवसर हैं आप लोगों के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, और आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। ये मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं और कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हाँ। वे लोग मोबाइल से मेरा यूट्यूब चैनल देख तो रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत आप जवान लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मतलब कहानी सुनने से कल का व्यवहार, काम बदल सकते हैं और ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। तो आज आपसे इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ। आप पूरे जापान से चल के यहाँ तक आए हैं और आपने मेरे लिए समय निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।